सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं रेखा भारती आप सभी को अटूट अटूट बंधन पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। जितनी बातें हम शब्दों में जाहिर नहीं कर पाएंगे, उतनी एक तस्वीर बयां कर देती है। लेकिन उन तस्वीरों का क्या, जो मन में गहरे तक बसी तो होती है, लेकिन प्रत्यक्ष हमें दिखाई नहीं देती है। जाने कितने सारे विचार और भावनाएं उनसे जुड़ी होती है और उन तस्वीरों के माध्यम से हम कुछ देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमारे मन के गहरे अंदर तक वो बसी होती है मात्र। जी हाँ, आज जिस पुस्तक पे परिचर्चा के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो भी कुछ इसी भाव पर केंद्रित है। किताब का नाम है तस्वीर जो नहीं दिखती। ये एक कहानी संग्रह है और इसकी लेखिका है कविता वर्मा जी। वक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपूर्वा बनर्जी, आशुतोष दुबे और वंदना वाजपेयी जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शब्दों में, बातों में वक्त को जाया ना करते हुए सीधे सीधे मैं अपने वक्ता की तरफ मुड़ती हूँ और सबसे पहले मैं अपूर्वा बनर्जी जी को इस पुस्तक पे अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। इनके बारे में बता दूं कि ये रेडियो और टेलीविजन पर उद्घोषिका के रूप में कार्य कर चुकी हैं। ये इंदौर दूरदर्शन में एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में भी अपनी सेवा दे चुकी है। साहित्य से जुड़ी विभिन्न क्रियाकलापों में, गतिविधियों में ये निरंतर सक्रिय रही है। करीब 29 वर्षों से डेली कॉलेज में ये अध्यापन भी कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अटूट बंधन का, रेखा भारती जी का और कविता जी का कि ये अवसर मिला और इस पुस्तक पर हम सब चर्चा के लिए एकत्रित हुए। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे हमेशा प्रेरित करने वाले आशुतोष जी का आप सभी को मेरा अभिवादन, नमस्ते। इस संग्रह में लगभग 13 कहानियां हैं और हर कहानियों पर मैं अपनी पाठ की प्रतिक्रिया संक्षेप में ज़रूर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि कविता जी की इन कहानियों में जो कहन की सरलता है और जो जीवंत परिवेश है, इसने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया है। और जिस तरह से होता है ना कि मालती जोशी की कहानियों को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी कलम में जो एक सूक्ष्म संवेदना को पकड़ने की जो एक तासीर है, या फिर जब हम शरत और प्रेमचंद के चरित्रों द्वारा उनके गांव में पहुंच जाते हैं, तो ये जो सरलता है, ये जो सहजता है, यही मुझे कविता जी की कहानियों में नजर आई। और इसके बाद ज़रूर मैं जोड़ना चाहूँगी कि इसका ये आशय बिल्कुल नहीं है कि कहन की सरलता से कि कहीं पे कोई समझौता है शिल्प या भाषा के स्तर पर। परिष्कृत भाषा के साथ ही साथ एक पाठक इतना सहज महसूस कर सके, अपनी बात अपने मंजिल तक किस तरह से वो पात्र पाठक को ले जा सके, इन कहानियों में मुझे ये खास तौर से नजर आया। तो हर कहानी पर मैं अपनी कुछ बात कहना चाहूँगी। जैसे कि शीर्षक की हम बात करें कि तस्वीर जो नहीं दिखती, तो ये शीर्षक पढ़ते ही मन में ये ख्याल आया कि इन कहानियों में निश्चित उन पहलुओं को, जीवन के उन पक्षों को दिखाया गया है जो जिन्हें देखने में हम या तो चूक गए हैं या अलक्षित रह गए हैं। और मेरा अनुमान काफ़ी हद तक सही भी रहा। अलग अलग आयाम, अलग अलग विषयों को इन कहानियों में लिया गया है। पहली कहानी है शीश महल। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें स्त्री पात्र अतीत से जूझती है और साथ ही साथ वह वर्तमान के प्रति भी उतनी ही सचेत है। उस स्त्री पात्र में यदि अभिव्यक्ति की छटपटाहट है, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की पीड़ा भी। समाज और परिवार के लिए वो जो कदम उठाती है, वह विरल भी है आज के दौर में और मुश्किल भी। कहानी में बच्चे अंततः अपनी माँ के इतने बड़े समझौते को स्वीकार करते हैं, परिवार के सम्मान की जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन पाठिका के तौर पर मैंने महसूस किया कि आज की पीढ़ी उस समर्पण, उस त्याग को कितना स्वीकार करे, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के समय का जो दौर है, वो कहीं ना कहीं असहिष्णुता का दौर है, अधैर्य का दौर है। इसलिए यह कहानी हमें एक और नजरिया देती है कि हमें वहीं तक समझौते करने चाहिए जिसका असर अगली पीढ़ी के लिए किसी तरह का बोझ न बने।
फिर बात आती है सूखे पत्तों के शोर में दबी बात। यह मेरी बड़ी पसंदीदा कहानी है। बहुत सधे हुए अंदाज में नई पीढ़ी को संकेत देती हुई, सचेत करती हुई एक प्रेम कहानी। और इस पूरी कहानी में परिवेश को बहुत खूबसूरती से गढ़ा गया है। इसकी ताकत यह भी है कि यह बहुत संकेत में अपनी बात को बहुत सार्थकता से और सक्षमता से कहती है, अनावश्यक विस्तार से मुक्त है और कम शब्दों में अपनी कसावट के साथ ये कहानी लिखी गई। अब मैं बात करूं इस शीर्षक की कहानी की, तो ये कहानी दो महत्वाकांक्षी युवा दंपत्ति की कहानी है। ये कहानी वहां और बड़ी हो जाती है जब लेखिका दोनों किरदारों के बीच में संतुलन कायम करने में सफल होती है। अमूमन हम देखते हैं कि स्त्री पक्ष को बहुत अधिक त्याग करते हुए, समर्पण करते हुए, सैक्रिफाइस करते हुए दिखाया जाता है और पुरुषों को कहीं ना कहीं स्वार्थी और अवसरवादी बताया जाता है। तो जो चरित्र है रुद्र, उसकी कमियां हमारे आसपास के पुरुषों की याद भी दिलाती हैं, उस मनोविज्ञान को भी दर्शाती हैं, लेकिन उसका चरित्र बहुत संतुलित है। आगे यह कहानी हमें समाज के नजरिए को दिखाती है, समाज से जोड़ती है, तो कहीं ना कहीं दूसरी कहानियों से ये कहानी इसलिए एक कदम और आगे जाती है। हम कह सकते हैं कि ये कहानी निज से समाज की यात्रा करती है। फिर अगली कहानी है रास्ता किधर है। रास्ता किधर है पढ़ते हुए लगता है कि ऐसा बहुत कुछ हमारे इर्द गिर्द घटता रहा है, पर वही बात है कि जो नजरिया, जो दृष्टि एक लेखक दे सकता है, हम लोग वह दृष्टि नहीं दे पाते। हम सबके लिए प्रश्न छोड़ती यह कहानी कई जीवंत दृश्यों से होकर गुजरती है और फिर हमारी आज की पीढ़ी या हर युवा पीढ़ी को बयां करती है। मुझे ऐसा लगता, पढ़ते हुए ऐसा लगता रहा कि इन तमाम कहानियों का जो मजबूत पक्ष है वह यह है कि इसमें जीवन के तमाम राग विराग, उसके रंग और दैनिक जीवन की सहजता बड़ी सरलता से दाखिल हुई है। और यही एक कारण है कि इस संग्रह की कई कहानियों को मैंने एक ही बैठक में पढ़ लिया। अमूमन होता है कि हम एक या दो कहानी पढ़ के थोड़ा सा बोझिल भी महसूस करते हैं, पर ये कहानियां बहुत सहजता से मैं पढ़ती चली गई। लाशों को फर्क नहीं पड़ता, यह भी एक कहानी का शीर्षक है। इस शीर्षक से थोड़ी बेचैनी भी पैदा हुई, थोड़ी सी लगा भी कि मन को भी थोड़ा सा संकोच लगा कि इसे कैसे आगे पढ़ा जाए। एक समय ऐसा भी लगा कि शायद शीर्षक हम बदल भी सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि ये कहानी ना कोरोना से पीड़ित लोगों की बात करती है, ना चिकित्सा या शासन व्यवस्था पर व्यंग करती है जो अमूमन हमने उस दौर की कहानियों में और आलेखों में देखा, बल्कि यह उन लोगों की तस्वीर दिखाती है जिन्हें हम देख नहीं पाए। यानी यह बात करती है उन लोगों की जो लाशों की तलाशी लेते हैं, उन्हें बांधते और ढोते हैं, और ऐसा काम करते हुए उन लोगों की जो हंसी है, जिस समय हम ये कहानी पढ़ते हैं उस समय हमें उन लोगों की हंसी हमारे भीतर एक अजीब सी वितृष्णा पैदा कर देती है। लेकिन जब लेखिका आगे बढ़ते हुए उसके पीछे का गहरा मनोविज्ञान दिखाती हैं, तो हम उस वितृष्णा से बाहर निकल आते हैं। ये एक ऐसा पक्ष उजागर किया है जो बहुत कम कहानियों में देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के बारे में बहुत कम लिखा जाता है। कुछ कहानियां हैं जैसे भ्रम, दो औरतें, प्रायश्चित। ये ऐसी कहानियां हैं कि जिनके पात्रों को हम अपने अगल बगल में सांस लेते देख सकते हैं, अपने आसपास के समाज में आसानी से देख पाते हैं। और कुछ उन कहानियों के साथ साथ लेखिका ने कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया है, जैसा उनके संग्रह का शीर्षक है, कि जिन पर हमारी नजर नहीं पड़ती। जैसे भ्रम कहानी मायके के भ्रम को बड़ी ताकत से तोड़ने में सफल होती है। उसी तरह से इसी कौशल की दूसरी कहानी है प्रायश्चित, जो हवाओं के विरुद्ध जाकर अपने निर्णय लेने की दृढ़ता को स्थापित करती है। और दो औरतें कहानी तो बहुत खूबसूरत कहानी है कि बिना कहे एक दूसरे के मन को जो स्त्रियां समझ लेती हैं और जिसकी हम सबको तलाश रहती है, ऐसे साथियों की, ये कहानी उस तरह की कहानी है। अब अपनी कुछ प्रिय कहानियों पर आऊं तो कुछ न सोचो अम्मा और अंतिम प्रश्न। अद्भुत कहानियां हैं। दादी के किरदार से अंत तक आते आते प्यार हो जाता है और केशव जैसे बेटे के लिए मन ममता से भर उठता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अम्मा के डर का वर्णन इतना सजीव है
कि जिन्हें हम आज के दौर में अपने आसपास आसानी से देख पाते हैं। यदि आप लोग इजाज़त दें तो इस कहानी का एक छोटा सा अंश मैं पढ़ूंगी। मुश्किल से 3 से 4 पंक्तियां हैं। बेटा, हमें इतनी बड़ी जगह मत लाया करो। हम गांव के लोग नहीं जानते यहाँ कैसे उठा बैठा जाता है। कोई गलती हो गई तो लोग हंसेंगे, सोचेंगे इतने बड़े साहब की माँ को उठने बैठने की समझ नहीं है। हमारे कारण तुम्हारा मजाक न बन जाए, इससे डरते हैं, अम्मा ने सकुचाते हुए कहा। इस तरह से ये जो कहानी है ना, जिसको आप कहते हैं कि अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि कभी कभी शायद कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं। कभी कभी हम अपने आसपास भी इस तरह से देखते हैं कि उम्रदराज लोग होते हैं जो असहाय और असमर्थ होते हैं, तो उनके भीतर का संकोच इस कहानी में बड़ी खूबी के साथ व्यक्त किया है कविता जी ने। अब कहानी अब आती है एक राह के राही। बिल्कुल नए कलेवर की कहानी है। इसमें ट्रक ड्राइवर के जीवन को के घटनाक्रम को बड़ी कुशलता से बुना है। और मुझे इस कहानी में जिस तरह की भाषा और बोली का प्रयोग किया गया है, उससे ये कहानी बहुत रोचक भी लगी और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उस परिवेश में पाठक उन बोली, उन भाषा के कारण पहुंच जाता है। मन पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ती इस कहानी को पढ़ते हुए हम इंसानियत के और करीब जाते हैं। एक बेहतर मनुष्य बनने की कोशिश में एक कदम शायद हम और आगे बढ़ते हैं। और इस कहानी को पूरा पढ़ते हुए एक मन में ख्याल ये भी आया कि एक राह के राही यदि हर क्षेत्र में हो जाए तो शायद ये दुनिया और खूबसूरत हो सकती है। अंतिम 2 कहानियों में टूटे ख्वाबों की ताबीर कहानी में विभावरी का एक जो किरदार गढ़ा है, वो साहित्य को ही अपने मन का दर्पण बना लेती है और किस तरह से एकाकी जीवन के रास्ते पर सरपट दौड़ती है, उपलब्धियां हासिल करती है, लेकिन एक बार फिर अतीत की जो कसक है उसके साथ वो कहीं ठिठकती है और कुछ पलों के लिए फिर से अपनी उस खो में छिप जाती है। अंतिम कहानी किसान और पशु के मार्मिक रिश्तों की कहानी है। उसमें जीवन के राग अनुराग के साथ साथ विवशता को भी उजागर किया गया है। उनकी जो विवशता है कि किस तरह से वो एक पशु को अपनी माई को बचाने के लिए बेचने के लिए मजबूर होती है। पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें नम हो जाती हैं। मुझे इसे पढ़ते हुए प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा भी याद आती है। और ये कहानी संग्रह की अंतिम कहानी अवश्य है, पर इस संग्रह को खत्म करते हुए पाठक यह बात, मुझे लगता है आप सबने भी इस बात को अच्छे से महसूस किया होगा कि इस संग्रह को पढ़ना निरंतर संवेदनशील होने की प्रक्रिया से गुजरने की तरह है। ये तमाम कहानियां कहीं ना कहीं हमें इस शोर, प्रतिस्पर्धा, छल और तकनीकी के दौर में एक आश्वस्ति के स्वर की तरह लगती है, एक तसल्ली देती है, एक बेहतर जीवन की ओर लेकर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अपूर्वा बनर्जी जी ने बताया कि इनकी कहानियों में भावनाओं और संवेदनाओं का जो अलग अलग रूप है वो हम सभी हमें देखने के लिए मिलती है। इनकी कहानियों में जीवन का हर पक्ष मजबूती से रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम आशुतोष सर की तरफ और अगले वक्ता के रूप में वे अपनी बातें रखेंगे इस पुस्तक पर। इनके बारे में मैं बता दूं कि ये इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मे, पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक किए हैं। इन्होंने पीएचडी भी किया है अंग्रेजी साहित्य में। चोर दरवाजे, असंभव, सारांश, यकीन की आयतें आदि इनका चर्चित काव्य संग्रह है। इनकी कविताओं का अनुवाद भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी और जर्मन में भी हुआ है। इन्हें रजा पुरस्कार, केदार सम्मान, माखन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार, बागेश्वरी पुरस्कार, स्पंदन कृति सम्मान आदि प्राप्त हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है सर। और इस पुस्तक पे आप अपने विचार रखिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी का, अटूट बंधन का, रेखा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया इस कविता संग्रह पर कुछ कहने के लिए।
कविता जी का यह संग्रह दरअसल जो स्त्री कथाकारों का एक बहुत समृद्ध संसार हमारे सामने पिछले कुछ वर्षों में उभर के आया है। एक बहुत अच्छी, बहुत पुष्ट और बहुत ही समर्थ वानगी होता है। स्त्री कथाकार जो होती हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनके पास कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से न वो सिर्फ अंतरलोक की बहुत सूक्ष्मताओं को, बल्कि जो बाहरी दुनिया की बहुत सारी व्यवहारिकताएं हैं, जो बहुत सारी अ, उसके जो दांवपेच हैं, उनको भी बहुत ही सामर्थ्य के साथ अपनी कथाओं में, अपनी कथा भूमि वो बना सकती हैं और उनसे बहुत अच्छी तरह से डील कर सकती हैं। कविता जी का ये जो संग्रह है, तस्वीर जो नहीं दिखती, ये एक ऐसा ही संग्रह है जिसमें, जैसा अपूर्वा जी ने अभी हमें बहुत अच्छी तरह से और बड़े विस्तार से तमाम कहानियों के बारे में कुछ न कुछ बताया। इनकी सहजता के बारे में, इनके प्रवाह के बारे में, इनकी पठनीयता के बारे में और इनके विषयों के वैविध्य के बारे में जिस तरह से उन्होंने हमें लगभग हर कहानी की चर्चा करते हुए बताया, तो उससे बहुत स्पष्ट है कि ये एक संग्रह दरअसल एक महत्वपूर्ण संग्रह है। और मैं कुछ ऐसी भी बातें इसको पढ़ते हुए कहूँगा जो शायद बहुत ज़्यादा अ, मतलब वो केवल सिर्फ इस संग्रह तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि कुछ थोड़ा-सा वो इधर-उधर परिदृश्य के बारे में भी निकलेंगी। अ, मुझे ये लगता है कि कविता जी ने इस पूरे संग्रह में जो कहानियाँ रखी हैं, वो किसी एक ख़ास विषय पर, किसी ख़ास एक थीम के इर्द-गिर्द न रखते हुए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों, जहाँ भी उनकी नज़र गई है, जहाँ भी उनका एक अपनी तरह का बहुत ही सूक्ष्म और बहुत विलक्षण किस्म का उनका जो ऑब्ज़र्वेशन है, उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे विषयों को उन्होंने अलग-अलग कहानियों में बड़ी ही दक्षता के साथ समेटा है। तो उनका ऑब्ज़र्वेशन बहुत ही उल्लेखनीय है, प्रेक्षण हम जिसे कहेंगे। फिर वो जिस तरह से विवरण देती हैं, जहाँ हम कहते हैं नरेशन, तो वो नरेशन का जो उनका एक क्राफ्ट है, वो भी बहुत सधा हुआ है। और जो सबसे अच्छी मुझे उनकी कथात्मक उपलब्धि लगती है, वो ये है कि जब संवाद लिखने का समय आता है, तब वे बहुत अच्छी तरह से, बहुत पात्रानुकूल और बहुत सहजता से वो संवाद लिख पाती हैं, जो दरअसल कई बार हम कई कथाकारों के यहाँ एक अभाव के रूप में महसूस करते हैं कि वो वर्णन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब पात्र बोलते हैं, तो वो उन्हीं की भाषा में बोलते हैं, वो अपनी भाषा में नहीं बोलते। तो वो एक उनमें एक अच्छी आपको ये विशेषता इस कथा संग्रह की मिलेगी। अ, बहुत सारी जो कहानियों का ज़िक्र अभी हो चुका और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं-कहीं ये हुआ है कि उम, कविता जी के साथ जो मुझे एक बात लगती है, वो ये लगती है कि वो बहुत सारी खूबियाँ रखती हैं कथाकार के रूप में, लेकिन इन खूबियों पे वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करती। आप ये भी कह सकते हैं कि वो उन खूबियों को बहुत कैजुअली ट्रीट करती हैं और उन्हें फ़ोरग्राउंड नहीं करती और उन्हें पूरी तरह से जिसे हम कह सकते हैं, पूरी तरह से उनको एक्सप्लॉइट नहीं करती, अपने कथात्मक विन्यास में। अगर वो कर पाएँ, जैसे कि मैंने अभी आपको ऑब्ज़र्वेशन, विवरण, संवादों के बारे में कहा या उनकी विविधता के बारे में कहा, उनकी पठनीयता के बारे में कहा और जो अलग-अलग क्रॉस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, वो जिस तरह से अपनी कहानियों में उनको लेके आती हैं। अ, जिस तरह से वो अलग-अलग वर्ग चरित्रों में जाती हैं। यानी उनके यहाँ आपको
घरेलू किस्म की कहानियां भी मिलेंगी जिसकी रंगभूमि घर है। उनके यहाँ आपको ट्रक ड्राइवर्स की कहानी भी मिलेगी। उनके यहाँ आपको कोरोना के दौरान अस्पतालों में लाशों की व्यवस्था करते हुए, उनकी पैकिंग करते हुए कर्मचारियों के आपसी हास परिहास की कहानी भी मिलेगी। उनके यहाँ आपको एक आईएएस और एक आईपीएस दंपत्ति की कहानी भी मिलेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो जो उनके इसमें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कहानियां ऐसी हैं कि अगर वो थोड़ा सा धीरज के साथ उन प्लॉट्स को इस्तेमाल करती तो वो बहुत अच्छे उपन्यास बनते। जैसे जो शीश महल कहानी है, पहली ही कहानी जिसके बारे में अपूर्वा जी ने शुरुआत में ही जिक्र किया, वो कहानी बहुत ही कि वो एक बड़ा ही संवेदनशील विषय उठाती है और एक ऐसा विषय उठाती है, एक ऐसा रहस्य जो एक स्त्री अपने भीतर समेटे हुए है। उसके बच्चे ये अनुभव करते हैं कि रहस्य है, और जब वो लड़की, क्योंकि बेटी ही माँ के नजदीक इतना हो सकती है और उस संवेदनशीलता को स्पर्श कर सकती है, तो जब वो उस रहस्य को साझा करती है तो वो रहस्य इतना विकट है, इतना भारी है कि उसको किसी भी तरह से और बनाए रखने की जिम्मेदारी उसे सुनने वाले पर भी आ जाती है। ये एक बहुत ही नाजुक विषय है और इसमें कविता जी ने जिस तरह से एक पूरी स्थिति को और उस स्थिति की नाटकीयता को नहीं बल्कि उसकी व्यवहारिकता को सामने रखा है, ये बहुत दुर्लभ किस्म की चीज। वो रहस्य उजागर होने के बाद जो परिणाम हो सकते हैं, परिवार जिस रास्ते पर जा सकता है, जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, उसको लेके जो बातें उन्होंने लिखी, जो बातें उन्होंने कही हैं, वो मुझे लगता है कि वो एक स्त्री ही लिख सकती थी। हम कहते हैं ना कि कौन सी ऐसी चीज है कि जहाँ पे ये फर्क आता है कि पुरुष लिख सकता है और स्त्री लिख सकती है। मुझे लगता है कि ये जो सूक्ष्मताएं हैं, ये जो किसी भी स्थिति की नाटकीयता को संवरण करते हुए, जिसे हम कहते हैं करेक्टनेस, जिसका बड़ा दबाव होता है हमारे लेखकों पे कि आपको एक बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट, आपको एक बड़ा विमर्श संगत एक मोड़ अपनी कहानी को देना चाहिए। उससे कविता जी बहुत ज्यादा उस दबाव में नहीं आई हैं और उन्होंने इस कहानी को जिस तरह से संभाला या संवारा है, वो ये बताता है कि किस तरह से बहुत नाजुक किस्म की, बहुत संवेदनशील किस्म की चीज़ों को वो निभा सकती हैं अपनी कहानी में। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो वो प्लॉट था, कथावस्तु जो इसकी है, वो एक बड़े कैनवास पर भी ट्रीट की जा सकती थी। एक छोटी कहानी में एक बड़े विन्यास की संभावनाएं दिखती हैं। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जो शीर्षक कहानी है, तस्वीर जो नहीं दिखती, इसमें भी जो अधिकारी दंपत्ति हैं, उनके अपने अपने करियर हैं, उस निजी जीवन में स्त्री के लिए जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो अपने आप में एक ज्यादा बड़ा निर्वाह मांगते हैं। कहानी अच्छी है, कहानी में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस कहानी में संभावनाएं जो निहित हैं, मैं उनकी ओर इशारा करूँ कि आप इससे बहुत कम कथा सूत्र के हमें बड़े बड़े उपन्यास मिलते हैं। इसमें तो बहुत संभावनाएं हैं कि किस तरह से ये जो दंपत्ति हैं, कि किस तरह से अपने जीवन में अपने अपने चैलेंजेस को, और स्त्री के साथ ज्यादा विकट चुनौतियां क्योंकि उसको मातृत्व की भी बात उसके सामने आती है और उसके साथ अपने करियर के भी प्रश्न, क्योंकि वही मौके उसे भी चाहिए। उनके लिए वो जो कुछ भी कर सकती है या जिस तरह से भी
कोशिश करती है कि वो उन चीज़ों को भी निभाए और अपने करियर से समझौता भी न करे। जो अवसर उसे मिल रहे हैं, वो अवसर निजी जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, उनकी भेंट न चढ़ जाएँ। ये एक बहुत फिर से मैं कहूँगा एक नाज़ुक चीज़ है और इसको बखूबी उन्होंने डील किया है, निभाया है। बस यही मेरी शिकायत थोड़ी-सी है कि जब ऐसी चीज़ें आपको मिलें, जहाँ आपको ये कहानी लिखने की बजाय थोड़ा-सा उसको और विस्तार से और थोड़ा-सा एक उपन्यास की जितनी शर्तें होती हैं, कुछ अधिक चरित्र हों या कुछ अधिक स्थितियाँ हों या उनका जो एक विकास हो, वो इस तरह से हो कि कुछ ज़्यादा नुआंसेस, कुछ ज़्यादा उतार-चढ़ाव वो भी हमें देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा न्याय ऐसे चीज़ों के साथ हो सकता है। तो दरअसल जो मैं कह रहा हूँ, वो एक कमी नहीं है, वो एक संभावना है और ये संभावनाएँ उनकी कहानियों में हैं, ये एक बड़ी बात मुझे लगती है। इसके साथ ही जो एक कहानी का मैं विशेष रूप से ज़िक्र करना चाहूँगा, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे जो कहानी सबसे अधिक पसंद आई है, वो है कुछ न सोचो अम्मा। ये मेरी प्रिय कहानी है इस पूरे संग्रह में। कहानियाँ तो सब अच्छी हैं, लेकिन ये मेरे नज़दीक इसलिए है कि जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे भीष्म साहनी की कहानी याद आती है जो एक क्लासिक का दर्जा रखती है, वो है चीफ की दावत। हम उसमें एक माँ को देखते हैं, हम उसमें एक बेटे को देखते हैं, हम उसमें एक तरह की स्वार्थपरता देखते हैं, हम उसमें एक ऐसी माँ के इस्तेमाल को देखते हैं जो वैसे तो एक किसी भी अ, जिसको लेके एक तरह की हीन भावना है बच्चों, उसको वो छुपा देना चाहता है। लेकिन जब देखता है कि अफ़सर उसकी माँ में और उसकी माँ के कामकाज में जो वो फुलकारी बनाती है उसमें दिलचस्पी ले रहा है, तो वो उसी माँ को लगभग विवश करने लगता है कि वो अपनी अस्वास्थ्य के बावजूद अपने अफ़सर के लिए वो फुलकारी बनाए और वो बेचारी जान ये समझते हुए भी कि वो उसके लिए अब चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, वो अपने बेटे की तरक्की के लिए तैयार हो जाती है। तो जो चीफ की दावत है, उसका लगभग विलोम इस कहानी में है, कुछ न सोचो अम्मा। ये वो कहानी है जिसमें कोई खल पात्र नहीं है, कोई भी पात्र बुरा नहीं है। लेखिका इस तरह के जिस तरह से हम कई बार सोचते हैं ना कि कहानियों में एक ट्विस्ट होना ज़रूरी है, कहानियों में थोड़े से टेढ़े चरित्र होना ज़रूरी है, ताकि जो चरित्र बहुत अच्छे हैं और जो बहुत अ, हमें भले लगते हैं वो ज़्यादा उभर के आएँ। मगर इस कहानी में सभी अच्छे हैं। जिस बच्चे और बहू के पास माँ आई है, वो भी अच्छे हैं और जिनको छोड़कर आई है बड़े भाई और उसकी पत्नी को, वो भी बहुत अच्छे हैं। माँ तो ख़ैर अपने आप में अच्छी है, लेकिन वो बहुत ही संकोचशील है कि किस तरह से वो अ, व्यवहार करे कि उसके बेटे के लिए एम्बैरेसिंग ना हो। ऐसा कोई उसे ना कहे या उसे कोई रोकने-टोकने की स्थितियाँ न बनें। वो जिस तरह से सहम कर व्यवहार करती है, उसको लेके उसकी जो संकोच है, उसकी जो असहजता है, उसको लेकर इतनी मार्मिकता से ये कहानी बुनी हुई है कि मुझे लगता है कि ये इस माँ वाली थीम पर कुछ बहुत ही बेहतरीन कहानियों में से एक है। ये जो चीज़ है, ये कहानी ये भी बताती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे आड़े-टेढ़े, कुटिल-खल चरित्रों को लाकर ही अपनी बात कह सकते हैं। जीवन में जो सकारात्मकता है, जीवन में जो स्नेह है, प्रेम है, जो इस तरह की तमाम चीज़ें वो भी आपको उतनी ही मार्मिकता से अपील करती हैं, जितनी कि कोई भी दूसरे तरह का नाटकीय विन्यास, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। इसलिए ये कहानी मुझे बहुत उल्लेखनीय लगती है और मैं इसको इस संग्रह की उपलब्धि के रूप में
लेता हूँ। एक और कहानी है जिसमें कि जो प्लॉट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कथा वस्तु बहुत अच्छी है और उसको निभाया भी अच्छा गया है। बस 1-2 मेरी थोड़ी-सी शिकायतें भी हैं उससे। एक ये कहानी है प्रायश्चित, जिसमें रिश्वतखोर एक अमीर अधिकारी है जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसकी निसंतान, चूँकि वो निसंतान है, उसकी पत्नी को जो उसके रिश्तेदार जिस तरह से उस पर सोचते हैं कि किस तरह से इनका हम लाभ उठाएँ और उस तरह के संपत्ति के अर्जन से इस पत्नी की जो विरक्ति है, उस संपत्ति से इसका जो लगभग एक निर्मोह है, उससे एक तो स्त्री की नैतिक शक्ति जो है उसके बारे में थोड़ा-सा हमें पता चलता है, उसका संकेत मिलता है। लेकिन इसकी समस्या ये है इस कहानी की कि मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो स्त्री चरित्र है, वो थोड़ा-सा पैसिव है। यानी जिस समय वो पति बहुत सक्रियता के साथ इन तमाम चीज़ों में मुब्तिला था, उस समय ये पत्नी क्या करती है, क्या कहती है, कोई आपत्ति लेती है या नहीं लेती है, हमें पता नहीं चलता कहानी। तो एक तो ये चीज़ है और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से इसे अंत अंत तक डील किया गया है, उससे ये जो अंतिम पंक्तियाँ हैं इसकी, वो कहानी को लगभग समाप्त यानी बंद सा कर देती हैं और एक तरह का एक स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाता है कि उन्होंने ये करने का निश्चय किया। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा यहाँ पर सँभाल कर कहानी को एक इस तरह से मेरे ख़्याल से उसका अंत किया जाना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ आके उसे बिल्कुल उसके द्वार बंद ना करे, बल्कि पाठकों के लिए अपनी तरह से उसे खोले। और ये तब होता है जबकि हम वक्तव्य की बजाय स्थितियों को अपनी बात खुद कहने दें। एक स्थिति निर्मित हो, उस स्थिति में जो पात्रों की प्रतिक्रिया है, उसी से पाठक अपना निष्कर्ष स्वयं प्राप्त करे कि आखिर इसमें हुआ क्या और हुआ कैसे और होना क्या चाहिए। तो एक अच्छी कहानी तभी होती है कि जब हम उसको पढ़ते हैं और पढ़कर वो हमारे लिए समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि एक नए सिरे से, एक नए तरीके से वो हमारे भीतर शुरू हो जाती है, एक पाठक के बतौर। तो वो वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि ये इस तरह की कहानियों के बारे में तो अपूर्वा जी ने लगभग हर कहानी के बारे में बात कही है, मैं भी कह सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मोटी-मोटी बातें नहीं हैं। ये बहुत समर्थ कथाकार की कहानियाँ हैं, जिसको कि अपने सामर्थ्य का दोहन अभी और अधिक करना है, अभी एक और अधिक परफेक्शन के साथ करना है और जहाँ उन्हें लगे, ये महसूस हो कि जिसमें एक उपन्यास की पूँजी है, उसको वो एक कहानी पर न लुटा दें और उतने धैर्य के साथ और उतने विस्तार के साथ उसको एक बड़े स्वरूप में निभाएँ। मैं ये इसका कथा संग्रह के लिए कविता जी को बहुत बधाई देता हूँ और मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं कि वो आगे और इसी तरह से लिखती रहें और हमें बहुत अच्छी कृतियाँ, कथा कृतियाँ हमें देती रहें। एक बार फिर अटूट बंधन का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत सारगर्भित बातें कही और महत्वपूर्ण सलाह भी दिया कि जो कहानियाँ उपन्यास बनने योग्य है, उन्हें उपन्यास बनाया जाए और हम उम्मीद करेंगे हमारी लेखिका से कि अब उपन्यास की कड़ी में वो कहानियों को ज़रूर जोड़ेंगी। अब मैं अगले वक्ता की तरफ आगे बढ़ती हूँ और हमारे साथ जुड़ी हैं वंदना वाजपेयी जी। ये कानपुर विश्वविद्यालय से जेनेटिक्स में एमएससी की हैं और साथ में बीएड भी इन्होंने किया है। देश के विभिन्न शहरों में प्रवास के दौरान ये अध्यापन भी कर चुकी हैं। समाचार पत्र सच का हौसला में
फीचर एडिटर के तौर पे इन्होंने काम किया है और गथांतर पत्रिका में सह संपादक होने का भी इनको अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में अटूट बंधन की कार्यकारी संपादिका हैं। ये कार्यशालाओं और गोष्ठियों के द्वारा प्रतिभा को खोजकर मुख्य पटल पर लाने के लिए निरंतर क्रियाशील रहती है। वो फोन कॉल, विसर्जन, जीवन का रेखागणित, विहान की आहट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी कृतियां पंजाबी, उड़िया, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी, नेपाली आदि कई भाषाओं में अनुदित भी हो चुकी है। इन्हें कथा रंग द्वारा इन कहानी ज्योति के लिए प्रेमचंद साहित्य सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा भी कई सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। इस कहानी संग्रह पे मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। बहुत बहुत जो यहाँ सुन रहे हैं सभी को नमस्कार और मंच पर आसीन सभी को प्रणाम और शुक्रिया रेखा मुझे अपनी बात रखने के लिए और शुक्रिया कविता जी की इस महत्वपूर्ण कहानी संग्रह पर वक्ता के तौर पर मुझे शामिल करने के लिए। ये कहानी संग्रह अपने नाम से ही मुझे इतना आकर्षित कर रहा था, तस्वीर जो नहीं दिखती है, यानी एक तस्वीर जो दिखती है। आजकल हम कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट, यानी कि हम सोशल मीडिया पे एक अपनी पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं, हम ऐसे हैं। अभी जब कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय सब लोग कह रहे थे कि अब पता चला ये तो ऐसे थे, अब पता चला ये तो ऐसे थे, तो एक तरह से जो हम तस्वीर रख रहे थे उससे अपोजिट तस्वीर दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर ये जो कह रही है तस्वीर नहीं दिखती है, ये हमारे बाह्य जगत और अंतर जगत का द्वंद्व है। जो नहीं दिखता है वो हमारा अंतर जगत है, जो दिख रहा है वो हमारा बाह्य जगत है, और उसके अंदर जो द्वंद्व हो रहा है वही इन कहानियों की मूल ध्वनि है, वही इन कहानियों की तड़प है और वही इन कहानियों को की बुनावट लेकर के आती है। इनकी कहानियों की खास बात है, कविता जी के साथ मैंने भी काम भी किया और हम लोगों ने साझा उपन्यास लिखा है जिसका संपादन इन्होंने किया था। और हम लोग काम करते समय बड़ा आनंद आया क्योंकि उनका एक पूरा प्रोजेक्ट पता रहता है कि मुझको किस बिंदु से किस बिंदु तक कहानी को लेकर के जाना है। तो ये मैंने इनकी खूबी देखी है, सरल सहज भाषा, और कहीं भी ऐसा नहीं लगा। कहानी संग्रह आप उठाएंगे, आप आराम से पढ़ लेंगे और आपको कहीं अटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस अटकना, जैसे कई बार लोग इसको अटकने को बहुत अच्छी खूबी मानते हैं, और मैं समझती हूँ कि जो पठनीयता होती है तो आपको हटने नहीं देती है। आपको भले ही टाइम लग रहा है, आप देख रहे हैं कि आपको बहुत दूसरे जरूरी काम है, लेकिन जो पाठ है कहानी का वो आपको इस तरीके से बांध रहा है कि आप सोचेंगे अच्छा थोड़ा पूरा खत्म कर लें, पूरा अंत कर लें, क्योंकि वो रहस्य के साथ कहानियां चलती। तो कहानियां चलने का जो लिखने का ये ढंग मुझे बहुत पसंद आया। जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि इनको उपन्यास होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो पहली कहानी है उससे कुछ उपन्यास के पॉइंट बने हैं, उन्होंने कुछ आगे उस पर काम किया है। लेकिन हर कहानी उपन्यास नहीं बन पाती है, क्योंकि कई बार कहानियां एक बेचैनी पैदा कर देती हैं और उनका वहीं अंत हो जाना ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मुझे जो इसकी शीर्षक कहानी है तस्वीर जो नहीं दिखती, उस कहानी की जो बेचैनी है वो कहानी बहुत सारे प्रश्न उठा देती है। वो कहानी चलती है और प्रश्न उठाती है और वहीं पे छूट जाती है। अगर हम उसको ज्यादा खींचेंगे तो वो प्रश्न उत्तर आने लगेंगे और वो प्रश्न हमारे मन में चलने चाहिए, एक पाठक के मन में चलने चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत हो रहा है कि पति पत्नी दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं हम लोगों, और उनके बीच जब वो शादी करते हैं तो उनके बीच में चाहते ना चाहते हुए भी एक कंपटीशन आ जाता है। उस कंपटीशन को किस तरीके से इन्होंने रेखांकित किया है, ये इस कहानी की खूबसूरती है। हम लोगों ने अभिमान पिक्चर देखी थी बहुत पहले अमिताभ बच्चन की, जिसमें जया भादुड़ी अच्छा गाना गाती है, अमिताभ बच्चन उससे कम अच्छा गाता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है और फिर जया भादुड़ी का गाना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं, मतलब उस तरीके से नहीं दिखाती है दोनों। यहाँ पर अब जया भादुड़ी का गाना नहीं बंद हो रहा है क्योंकि वो लड़की भी आज की लड़की है और वो परिस्थितियों को समझती है कि मुझे गाना नहीं बंद करना है, मुझे दाएं बाएं से रास्ते निकालने हैं। दो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो आईएएस की कोचिंग करने के लिए साथ में पढ़ते हैं और दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। फील्ड जॉब लड़के को मिल जाता है और लड़की को नहीं मिल पाता है। लड़का जो है हस्बैंड है, वो बार बार ये उसको उल्हाना भी देता रहता है कि तुम्हारा जॉब कमतर है। उसको अपने दोस्तों के बीच में ले जाता है, तो चूंकि वो भी प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में ना बिठा करके उसको बिठा देता है उनकी पत्नियों के साथ, जहां उसको अपना अपमान फील होता है।
तो वो लड़की जया भादुड़ी की तरह गाना बंद करके रोना धोना नहीं शुरू करती, वो रास्ते निकालती है चुपचाप, धीरे धीरे कांटेक्ट बना करके, या जैसे कि उसको भी ऐसी फील्ड पोस्टिंग मिल जाए। और उस फील्ड पोस्टिंग मिलने के बाद वो जब उसका हस्बैंड देखता है कि अरे ये तो कलेक्टर बन के एक अच्छे सिटी में कलेक्टर बन गई, तो वो भी उसके कांटेक्ट का फायदा उठा करके, उन चीजों का फायदा उठा के एक अच्छी अपनी स्थिति कर लेता है। यहाँ पर ये खास बात ये है कि ये जो द्वंद है ये दुखद है, होना नहीं चाहिए। वो लड़की टूट भी रही है, वो कहती है कि जब हम पढ़ते थे साथ साथ तो बहुत से बच्चे जिनमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स होती थी, वो अपनी चीजें शेयर नहीं करते थे कि हमने कितना पढ़ लिया, तुमने कितना पढ़ लिया। लेकिन जब वो उस समय अपने हस्बैंड से, वुड बी हस्बैंड से सारी बातें शेयर करती है, लेकिन शादी के बाद जब उसका पितृसत्तात्मक रूप देखती है, तब उससे वो बातें शेयर करना छोड़ देती है और चुपचाप रास्ते बना रही है, वो उसको तोड़ रहा है। फिर उसके बाद जब वो इतनी अच्छी पोस्टिंग पा जाती है, तब उसमें माँ बनने का दबाव है। एक स्त्री जो काम कर रही है उस पर कितने सारे दबाव है, माँ बनती है, लेकिन वो जानती कर वो 6 महीने की छुट्टी ले लेगी, तब फिर उसको वो पोस्टिंग हट जाएगी, और जैसे ही वो पोस्टिंग हटेगी उसका भविष्य आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो फिर से किसी अच्छे सिटी की कलेक्टर बने और अच्छा सिटी मिले और उसके बाद वो आगे बढ़े। तो वो 10 दिन के बाद फिर से ऑफिस ज्वाइन करने की बात करती है। यहाँ पर एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है उन स्त्रियों के पक्ष में जो बहुत संघर्ष करके डिलीवरी के बाद 6 महीने की छुट्टी प्राप्त कर पाएंगी। वो औरतें परेशान है, वो लेडीज परेशान है कि ये तो मतलब ऑफिसर है, इसने तो बगल के कमरे में बच्चे को रख दिया, जब चाहे फीडिंग कराने जा सकती है, जब चाहे घर जा करके उनसे बात कर सकती है, लेकिन हम लोगों को तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए, हम लोगों को तो पेरेंटिंग छुट्टी चाहिए। उसके अखबार में चर्चे हो रहे हैं कि आज की सशक्त महिला, देखिए आज की सशक्त महिला, कहानी स्त्री के इतने सारे मुद्दे उठा रही है। आज की सशक्त महिला को देखिए, ये किस तरह से 10 दिन बाद भी डिलीवरी के जो है वो कर पा रही है, ऑफिस ज्वाइन कर रही है। लेकिन वही वो दूसरी स्त्रियों के लिए के मन में ये क्षोभ उत्पन्न हो रहा है कि हमको तो 6 महीने की जो छुट्टी मिलती थी, इस तरह से अगर और औरतें करने लगेंगी तो हमारी वो छुट्टी बाधित होगी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ कहानी खत्म होती है, वो सोचती है। लेकिन जहां तक मैं सोचती हूँ, जब ये कहानी पढ़ने के बाद आपके मन में प्रश्न चलने लगेगा, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण जगह पे खत्म होती है। वो पाठक से उम्मीद करती है कि आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। तो जब मैं अपना सोचती हूँ इसको, तो वो जो लड़की है उसने जो स्थान प्राप्त किया है वो उसने अपनी प्रतिभा से किया है। उसने दिन रात कोई नेपोटिज्म से वो जगह नहीं पाली है, उसने वो जो सशक्तिकरण पाया है, जो उसको सुविधा मिल रही है कि वो 10 दिन में ऑफिस ज्वाइन कर सके, वो उसकी अपनी मेहनत की सुविधा है। उन स्त्रियों को, जैसे कि घरेलू स्त्री और जो वर्किंग और हाउसवाइफ के बीच में एक संघर्ष चलता रहता है कि हाउसवाइफ को लगता है कि ये लोग, हमारा हस्बैंड तो दिन भर काम करके आता है और जो हमारी पड़ोसन है जो वो ऑफिस में गुलछर्रे उड़ाने जाती। ये जो संघर्ष है ये अंतर कथा में बिना हुआ दिख रहा है कि वही संघर्ष एक जो महिला है जो सशक्त होकर के एक बड़ी पोस्ट पे पहुंची है, और जो महिलाएं जो अभी छोटी पोस्ट पे हैं, जिनको ये सुविधा नहीं मिल सकती, उनको बच्चों के लिए 6 महीने की छुट्टी चाहिए, तो उनके अंदर भी ये वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, आर्थिक स्थिति का संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इसका उनका हक छीन करके, उस महिला का हक छीन करके इन महिलाओं को दे देना, या इन महिलाओं का हक छीन करके उनको सशक्त घोषित कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा जब पेरेंटल लीव होगी, कुछ समय पिता ले छुट्टी, कुछ समय माँ छुट्टी ले। हम एक सशक्त प्रतिभा संपन्न स्त्री को 6 महीने की अगर वो छुट्टी ना लेकर, उसने ऐसी नौकरी पा ली है, उसने ऐसी सुविधा पा ली है कि वो अपने बच्चे को ऑफिस ले जाके पाल सकती है, तो वो पाले। बल्कि पिता की भूमिका क्या हो, ये कहानी बहुत धीमे से पाठक के मन में ये प्रश्न बो देती। कहानी में कहीं नहीं आता है कि पिता की भूमिका क्या हो, लेकिन आपके मन जब आप सोचते हैं तो यहाँ पर आता है कि पेरेंटल लीव है, कुछ समय पिता छुट्टी करे, कुछ समय माँ छुट्टी करे, और 6 महीने बच्चे को दे, क्योंकि बच्चे के लिए 6 महीने जरूरी। और जो स्त्रियां इस स्थिति में हैं कि उनको 6 महीने पूरे चाहिए, उनके इस हक को ना काटा जाए, ये देख करके कि ये कुछ महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि वो 10 दिन में डिलीवरी के बाद 10 दिन घर में रह करके अपना ऑफिस का काम कर सकती, क्योंकि उनका ऑफिस का काम इतना हार्श नहीं है और उनको सुविधाएं मिली हुई हैं। तो
उनको देख करके बाकी महिलाओं के हक ना काटे जाएं। तो ये जो महिलाओं की जो तुलनात्मक लड़ाई हो जाती है या तुलनात्मक ईर्ष्या हो जाती है, या कह सकते हैं कि तुलना में कम ज्यादा समझना या हो जाता है, उन सभी पहलुओं पे ये कहानी सोचने के लिए विवश करती है। और ये तस्वीर हमें दिखनी चाहिए, ये तस्वीर दिख नहीं रही है, और कहानी का शीर्षक बिल्कुल इस पर सटीक बैठता है कि ये तस्वीर हमें दिखनी चाहिए कि स्त्री स्त्री की शक्ति बन के उभरे, ना कि शत्रु बन के उभरे। क्योंकि जब स्त्री स्त्री का हाथ थामेगी तभी दूसरी स्त्री आगे बढ़ेगी। तो ये कहानी मुझे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी लगी। दूसरी कहानी मुझे जो बहुत पसंद आई वो लगी अंतिम प्रश्न। ये कहानी शक के ऊपर है। वो कहते हैं कि शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, तो किसी स्त्री के पास क्या होगी। सीता ने अग्नि परीक्षा भी दे दी, और हर स्त्री अग्नि परीक्षा अपने तरीके से देती रहती है, लेकिन शक का इलाज नहीं है। कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो बहुत ही ऐसे परिवार में पाली गई जहां स्त्री पे बहुत बंधन है। वो कुछ समय के लिए बेंगलोर जाती है, और जैसे कि आजकल के बच्चे करते हैं कि हमारा पैसा ज्यादा पड़ रहा है, लड़के लड़कियां एक कमरे में मतलब सो गए, लड़के ने एक बेड लगा लिया और दोनों सहेलियां बेड के ऊपर सो गई और लड़के ने जमीन में गद्दा ले लिया केवल पैसे बचाने के लिए। वो बात जब उसके पति को पता चलती है तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो जा करके मतलब उसको रोज सुनाने लगता है। वो लड़की जब अपने माँ के पास आती है तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका परिवार उसका साथ नहीं देगा, कोई उसको समझेगा नहीं। ये जो ना समझने की पीड़ा है वो सोचती रहती है। फिर लेकिन जब उसका पति आने वाला होता है तो वो अपने घर में सबको बता देती है। सब कहते हैं कि तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। तो कहानी यहाँ पे एक प्रश्न भी उठाती है कि हम क्या अपनी लड़कियों को ऐसा माहौल दे रहे हैं कि वो अपनी कोई भी बात हमसे खुल के कह सकें। इतनी रूढ़िवादिता अगर हमारे घर में है कि हम कह रहे हैं तुम यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ, वो ठीक है, सुरक्षा करनी चाहिए बेटियों की, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो हम इतना उनको डरा दें कि वो उनके ऊपर जो कुछ भी बात हो रही है वो खुल के कहें कि हाँ ऐसा हुआ था। बाद में वो कहती है, और सबसे अच्छा लगता है कि दादी उसका साथ देती है, जो सबसे ज्यादा रूढ़िवादिता की पक्षधर थी, उसके पहनने ओढ़ने खाने पीने में सबसे ज्यादा उसके ऊपर प्रतिबंध लगाती थी, वो दादी सबसे ज्यादा उसके साथ आती और कहती हैं। वो डायलॉग मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बहुत देर तक उस डायलॉग को पढ़ती रही कि कोई भी औरत कुछ नहीं होने का प्रमाण नहीं दे सकती, और कोई भी आदमी कुछ हुआ है कि शक से आजाद नहीं हो सकता। तो वो अपनी पोती को ये कहने की जगह कि तुम सारी जिंदगी इसी को सिद्ध करने में तुम्हारी लग जाए कि तुम कुछ नहीं हुआ था, उससे बेहतर है कि तुम अपनी अलग जिंदगी ढूंढो। ये महिला सशक्तिकरण की बात है कि हम अगर कुछ नहीं हुआ है और दूसरे को रोज रोज, अभी बहुत सारे कोटेशन चलते हैं कि अगर कोई आपकी बात समझना नहीं चाहता है तो आप कितने भी प्रमाण देते रहें, वो नहीं समझेगा। तो ये दादी भी फिर याद करती हैं कि वो भी केवल छत पे अकेले में बात कर लेती हैं और उनके हाथ जला देते हैं दादाजी, और उनकी जिंदगी भी घर में कैद हो जाती है। ये जो लड़की के ऊपर जो इस तरह के प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर यही है कि अगर किसी ने मन बना लिया है कि वो इस तरह के शक करेगा तो जवाब देते देते थक जाएगी, लेकिन प्रश्न उसके खत्म नहीं होंगे। तो अंतिम प्रश्न जो शक के आधार है कि एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, लेकिन अगर कोई चाहता है कि जिंदगी भर इसी को आधार बना के उसका स्त्री का शोषण करा जाए, उसके ऊपर पितृसत्तात्मक दबाव रखा जाए, तो स्त्री को उसको रोक देना है। तो एक सशक्त स्त्री यहाँ पे वो खड़ी करती हैं। शीश महल कहानी एक ऐसी कहानी है जिसपे पहले लड़कियां बोलती नहीं थी, लेकिन आज की लड़कियां बोलने लगी हैं। तो इसीलिए इन्होंने माँ बेटी को चुना है, क्योंकि माँ ने वो सारा जहर पी लिया जो उसका पति स्त्री पुरुष संबंधों के योग्य नहीं था, और वो सारा जहर चुपचाप पीती रही। लेकिन बच्ची को भी नहीं पता है। बहुत हैप्पी फैमिली, बाहर से शीश महल वो होते हैं ना जिनमें जरा सा पत्थर डालो तो टूट जाता है, उसका बिंब इन्होंने लिया है कि वो सारा घर बड़ा सुखद लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। माँ पूरी तरह से एक्टिंग कर रही है कि हमारे घर में सब अच्छा है, वो पूरी कहानी बना रही है कि वो इसके पापा गाना गाते हैं, ये करते हैं, और बच्चे देख रहे हैं कि पापा तो कभी साथ में समय नहीं देते हैं।
कभी साथ बैठते नहीं है, कभी साथ खाना भी खा रहे हो तो सुनते नहीं है। वो हमेशा बच्चों के लिए एक एब्सेंट पापा हैं। माँ उनको समझाती रहती, नहीं पापा तुम्हें प्यार करते हैं, पापा तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों को कभी महसूस नहीं होता। बड़ी होती लड़की एक दिन सुन लेती है कि वो अपने पिता की बेटी नहीं है, या उसका भाई, दोनों बच्चे अपने पिता के नहीं हैं, और तो उसको अपनी माँ से वितृष्णा हो जाती है। उसको लगता है कि माँ मेरी, हम तो अभी तक पापा से नाराज थे, लेकिन माँ कितनी बुरी होगी। तो ये जो 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 मतलब शीश महल बना के रखा था, वो बच्ची के मन में किस तरह से टूटता है, उसकी भी कहानी है। और माँ उसको अपने वो सारे दर्द बताती है। बच्ची का जीवन सुखद है और वो समझती है कि उसको आगे भी वो शीश महल बना के रखना है। हालांकि इस कहानी का ये वो अर्थ मतलब आप कर सकती थी, जैसे कि आजकल दिखाए जाते से अंत अच्छे होते हैं, वो लड़की आगे आती और कहती कि मेरी माँ ने बहुत सहा है, अब ये शीश महल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लड़की आज की लड़की है और वो ये कह सकती थी। लेकिन चूंकि माँ ने बनाया है और वो माँ के दर्द को समझते हुए बेटी उसी परिपाटी पे आगे चलना चाहती है कि चलो माँ ने पूरा ये शीश महल बना के रखा है, जिसकी वजह से उसकी इज्जत है, जिसकी वजह से समाज में इज्जत है, मामा मामी की यहाँ इज्जत है। ये सारे झूठे ताने बाने वो माँ ने बनाए हैं, तो हम भी उसको मेंटेन करते हैं। वो लड़की चाहती तो माँ का हाथ पकड़ के कहती कि माँ तुम्हारी पीड़ा अब हम समझे हैं, तुमने बहुत पीड़ा झेली, अब तुम्हें कोई शीश महल बनाने की जरूरत नहीं है और तुम जो है वो आराम से रह सकती हो। लेकिन वो इस पक्ष में जाती है और ये उस लड़की पात्र का निर्णय, इसको मैं पात्र का निर्णय कहूंगी, क्योंकि कुछ पात्र ऐसा भी निर्णय ले सकते हैं, कुछ पात्र वैसा भी निर्णय ले सकते हैं। इसमें कहानी की दृष्टि से मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। दूसरी कहानी जो मुझे भ्रम अच्छी लगी, वो भी स्त्री जीवन पे है कि एक लड़की जो है वो इस मतलब भ्रम बना के रखना एक लड़की के लिए कितना जरूरी होता है कि उसका मायके में उसकी पूंछ है, और वहीं पर माँ के लिए कितना जरूरी है अपनी बहुओं से सेवा कराने के लिए कि बेटी की ससुराल में पूंछ है। ये दोनों जो भ्रम चलते हैं, उससे जो अंदर अंदर जो घुटन होती है, हम किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। कहने को हजार लोग हैं हमारे रिश्ते नातेदार, लेकिन हम किसी से दिल की बात नहीं कह पाते हैं। हम अभी एक डॉक्टर ने किसी सुसाइड की बात आई, अभी आज ही फेसबुक पे पढ़ रही थी। उसके पास बहुत पैसा है, परिवार है, बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन उसने गोली मार के आत्महत्या कर ली। क्या हुआ होगा कि वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाया, क्योंकि हम एक ऐसा तिलिस्म खड़ा कर देते हैं अच्छे रिश्तों का। आप बहुत पहले मैंने इस पे कविता लिखी थी कि जो बड़े लोग हैं वो पार्क में चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं वजन घटाने के लिए, और काम वाली बाइयां अपने दुख, पति के पीटे जाने के किस्से, सास ससुर के ताने सब बता के अपना वजन हल्का कर लेती। तो ये जो बिंब था वो इसीलिए था कि ज्यादातर जो लोग अपनी बातें इसलिए समाज में झूठी शान के लिए छिपाते रहते हैं, उसका कितनी पीड़ा भोगते हैं, और ये कहानी उसी पीड़ा को दिखाती है। इसके अलावा जो कहानी है सूखे पत्तों के शोर में दबी बात, तो ये जो कहानी है ये भी कहानी वहीं पे जाती है, शक पे, पितृसत्ता पे, और किसी भी प्रेम संबंध में जहां पर पुरुष जो है वो खुद ही उसको लेकर के जा रहा है। अभी रेखा की कहानी थी कि लिव इन के लिए, रेखा की कहानियों पे मैंने लिखा है कल ही परसों में, और उसमें वो लिव इन के लिए जोर देता है, और इसके बाद जब वो रहने लगती है तो पितृसत्तात्मक पूरे उसमें अवगुण आ जाते हैं कि तुम्हें ही खाना बनाना है, तुम्हें ही करना है। तो ये लड़कियों को ये जाल समझना होगा। इस कहानी में भी यही है कि कपल पार्टी में वो ले जाता है और फिर उसके ही मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि कपल पार्टी में ये जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो माँ बाप का झूठे कहता रहता है कि पिता को कैसे समझाएंगे, माँ को कैसे समझाएंगे। लड़की तर्क सोचती जाती है कि जब उसे ये चीज लेनी थी तब उसने इतने दिन खाना नहीं खाया था, जब उसे ये जिद मनवानी थी तब उसने ऐसा किया था। लेकिन ये जब पत्नी आने के लिए उसको माँ को समझाने की बात आती है तो वो हर तरीके से टालता रहता है, क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये है, असमंजस है कि ये लड़की तैयार हो गई थी मेरे साथ जाने के लिए और मैं अब इसे पत्नी के रूप में कैसे लाऊं। तो ये जो आज की लड़की की विडंबना है कि वो चल तो पड़ी है स्वतंत्रता की तरफ, लेकिन ये स्वतंत्रता उसी को भारी पड़ रही है। ये जो है अभी
समाज और पुरुष वर्ग इतना मतलब पत्नी के मामले में इतना लिबरल नहीं हुआ है। तो जब शादी करनी है तब ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लिव इन संबंधों में जो लड़कियां जाती हैं, यहाँ तो लिव इन में बेचारी गई भी नहीं थी, केवल कपल पार्टी में कपल बन के चले गए थे और तब भी उसको इतना भोगना पड़ा। दूसरी कहानी में भी उसने कुछ किया नहीं और वो भोग रही है। तो जो लिव इन में जा रही हैं, जैसे कि रेखा की कहानी में थी, उसको तकलीफ जो होती है, जो समझदारी उसमें लड़कियों को आनी चाहिए, वो ये जाने कि इसका सारा दुष्परिणाम उन्हीं के हिस्से आने वाला है। यहाँ पर दूसरा शख्स बच जाएगा। और इसके अलावा लाशों को फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत मार्मिक कहानी है। कहा जाता है कि जब कोई व्यंग लिखता है तो उसके जीवन में बहुत दुख होता है, दुख जिनके बहुत होता है, सहन नहीं होता, वो व्यंगकार बन जाते हैं। वास्तव में बहुत हंसने वाले लोगों के दिल में बहुत दुख होता है। ये कहानी भी वही दिखाती है कि लाशों को फर्क नहीं पड़ता। वो वार्ड बॉय हैं जो लाशों को, कोरोना का समय है, लाशों को पैक कर रहे हैं। नया लड़का आया है, वो बार बार उससे हंसी मजाक कर रहे हैं, इसको अंकल तो सटक गए, अंकल तो लुढ़क गए, और इस तरह की हंसी मजाक करते हैं। वो जो नया लड़का आया है उसको ये इतना तकलीफदायक काम लग रहा है, वो सीरियस हो रहा है कि कैसे ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग मतलब इस तरह से बात कर रहे हैं। जो अभी जिंदा था, 10 मिनट पहले जिंदा था, अब वो नहीं रहा है, तो वो कैसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन वो बाद में कहते हैं कि हमें तो रोज यहाँ रहना है। हमें इसमें डॉक्टरों की विडंबना समझ में आती है। हम लोग कह देते हैं डॉक्टर तो बिल्कुल हृदयहीन हो जाते हैं, नहीं, उनको रोज रहना। अगर वो हर पेशेंट का दर्द इतना लेंगे, एक फिल्म कौन सी थी जिसमें वो कहता है कि मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हाथ कांपने लगेगा। क्योंकि अगर हर पेशेंट का दर्द इतना ज्यादा डॉक्टर लेगा या वार्ड बॉय लेंगे तो वो काम कर ही नहीं सकते, कोई तो करेगा ना ये काम। तो उस कोई को करने के लिए ये बहुत मार्मिक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। कहानियां तो सभी अच्छी हैं, और जैसा कि अपूर्वा जी ने भी और आशुतोष जी ने भी कहा कि सभी कहानियां अच्छी हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि हर कहानी ऐसी है जिसपे आप बोलते चले जाएं। और रास्ता किधर है जैसे कहानी युवाओं को जो दिग्भ्रमित हैं उनके ऊपर बात करती है कि उनको पता नहीं है कि वो किस रास्ते जाएं। कुछ सोचो ना अम्मा पे तो इतना अच्छा बोला जा चुका है आशुतोष जी द्वारा कि मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बोला जाएगा। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि अब जो कहानियां मैंने अभी उनकी विनय कुमार जी की भी कहानी पढ़ी थी, और उसमें भी वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं पिताजी के। वहां भी कोई बुरा नहीं है, बेटा बुरा नहीं है। हमारे समाज में देखिए, जब सास बहू साथ रहेंगी, बहन बहन साथ रहेंगी, माँ बेटी भी साथ रहेंगी, तो कुछ तो क्लैशेस होंगे। लेकिन ज्यादातर अभी हमारा समाज परिवारवादी है, और जैसे बुजुर्गों की सेवा भी अच्छे से हो रही है बहुत घरों में। लेकिन जब हम बुजुर्ग किसी भी कहानी में आते हैं तो हमारे दिमाग में पहला प्रश्न, पहला खटका यही होता है कि ये तो बहुत शोषण इसका हो रहा होगा। लेकिन खुशी की बात है कि अभी मुझे कुछ ऐसी कहानियां पढ़ने को मिली जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे परिवारों में भी कितनी सकारात्मकता बची है, और बुजुर्गों को साथ लेकर के उन्हें समझने की भी कितनी कोशिश हो रही है। आत्मनिर्भरता कहानी में भी मुझे उनकी बहुत अच्छा लगा था कि वो पिताजी उनको सारी जायदाद दे देते हैं, कुछ पैसे भी नहीं रखना चाहते अपने पास, लेकिन बच्चा खुद समझता है कि पिताजी अगर पार्क जा रहे हैं तो वो बच्चों के लिए कुछ लाएंगे तो उन्हें कुछ अच्छा लगेगा, तो उनके कुर्ते में पैसे रख देते हैं। इस कहानी में भी वो है, अम्मा घर में शहर के वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पा रही, और उसको डर लग रहा है कि उसका जो ग्रामीण परिवेश है, उसने सुन रखा है कि किसी की बहू ने उससे, बेटे बहू ने बहुत बुरा व्यवहार किया था, तो वो इतने संकोच में आ जाती है। बात करने से बात खुलती है, संवाद से बात खुलती है, बुरा कोई नहीं है। तो ये बहुत सुंदर कहानी है, और ऐसी सुंदर कहानियां लिखी जानी चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि हमारे परिवारों में अभी कितनी मिठास बाकी है। हम केवल एक दृष्टि की, जैसे मेड की भी कहानियां हैं, तो मेड की कहानियां भी एक दृष्टि से चलती चली जाती हैं, उनका शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है। मेड भी अब शोषण करने लगी हैं। कुछ कहानियां इस तरह की भी आए, जैसे इन कहानियों में एक ध्वनि आ रही है कि माता पिता भी कई बार क्रूर हो जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी ध्वनि है जो आनी चाहिए, क्योंकि हम जब हम कहते हैं कि स्त्री को देवी ना बनाओ, तो किसी को भी देवी देवता के आसन पे नहीं बैठना है। हमको सबको गलत और सही दिखाने की जरूरत है। और मुझे लगता है मेरा टाइम हो गया है, और कहानियां इतनी अच्छी हैं कि कोई भी कहानी पे ना बोलूं ऐसा लग नहीं रहा है।
तो बाकी बात लिख करके पूरी करेंगे। और कविता जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना अच्छा संग्रह लिखा। और खास बात ये कि इतने आराम से जल्दी जल्दी पढ़ गए। पहले पढ़ा था मैंने जब ये किताब आई थी, और अभी फिर से पढ़ा, और आराम से फटाफट पढ़ लो। और ऐसा भी नहीं कि कहानियां आपके हृदय में छूटती नहीं है, छूटती भी हैं, आप आराम से पढ़ भी लेते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत गहनता से इस पुस्तक को पढ़ा है और बहुत सूक्ष्म दृष्टि आपने इस पे रखी है और हर पहलू पर आपने अपनी बात रखी है। बहुत बहुत आभार। अब मैं आज की जो कहानी संग्रह की जो लेखिका हैं उनकी तरफ मुखातिब होती हूँ। ये है कविता वर्मा। इनके बारे में बता दूं कि ये इंदौर की रहने वाली हैं और बीएड एमएससी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है। ये कहानी उपन्यास के साथ व्यंग्य, आलेख और दूसरी विधाओं पे भी अपनी कलम चलाती है। इन्होंने देह की दहलीज पर, छूटी गलियां आदि उपन्यास का लेखन और संपादन किया है। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है परछाइयां, उजाले, परछाइयों के उजाले, तस्वीर जो नहीं दिखती, कछु अकथ। इनका यात्रा संस्मरण भी खासा चर्चित रहा है। इन्हें वागेश्वरी पुरस्कार, शब्द निष्ठा पुरस्कार, गागर में सागर सम्मान के अलावा कई महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। लगभग 6 कहानियों पर शॉर्ट फिल्म के और ऑडियो सीरीज बनने के लिए इनकी कहानियों का चयन हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और आप इस संग्रह को तैयार करने में किन चुनौतियों से गुजरी या क्या कुछ आपने मन में तैयार किया, पात्रों को आपने चयन कैसे किया, इन सभी बातों पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, धन्यवाद अटूट बंधन पेज का, वंदना जी, आशुतोष जी और अपूर्वा जी, आप सभी का कि आपने मेरी कहानी संग्रह पर अपनी बात रखी। तस्वीर जो नहीं दिखती मेरा पिछले वर्ष आया संग्रह है। कहानियां हमारे आसपास की हैं, जैसा आप सभी लोगों ने कहा। मेरी कहानियों के पात्रों को या घटनाक्रम को चयन करते हुए बस यही चीज मेरे भीतर चलती है कि जो चीजें हम कह नहीं पाते, हमारे पास बहुत अच्छी भाषा है, हमारे पास बहुत विस्तृत शब्दावली है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपने परिवार को, समाज को, हमारे अपने परिवेश को देखते हैं तो मुझे ये चीज महसूस होती है कि हमारी भावनाओं को बहुत बंद कर दिया जाता है। बस हम खुद करते हैं, हमारे परिवेश करते हैं, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति कहीं जैसे मैं बात करूं भ्रम कहानी की। भ्रम कहानी जब मैंने लिखी थी तो मेरे पास 1-2 पाठकों के फोन आए थे और उन्होंने ये कहा कि आपने ये कहानी कैसे लिखी। तो वो कहानी मैंने ऐसा नहीं कि अचानक से लिख दी, वो कहानी लिखते हुए मैंने कई बार महिलाओं को देखा। हमारे यहाँ एक बहुत प्रचलित मान्यता है कि मायका मतलब सब कुछ अच्छा। हम ससुराल के बारे में तो फिर भी खुल के बोल देते हैं कि ये अच्छी नहीं है, सास अच्छी नहीं है, जेठानी अच्छी नहीं है, या वहां संबंधों में कहीं खिंचाव है। लेकिन क्या हम मायके के बारे में सच अपनी ईमानदार प्रतिक्रिया देते हैं या हम ईमानदारी से उसके बारे में बात करते हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें रोक लेती हैं, क्योंकि कुछ प्रचलित मान्यताएं हैं वो जो कहती हैं कि नहीं नहीं मायका मतलब सब अच्छा, मायके का तो कुत्ता भी बहुत प्यारा होता है, ये कहावत हमेशा से चली आती है। पर कई बार इस चीज को लेकर कितनी घुटन है स्त्रियों के मन में, क्या हम उसको समझ पाते हैं? और वो है, ऐसा नहीं है कि ये कहानी बड़ी हाइपोथेटिकली लिखी है। मैंने कई अपने आसपास ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को देखा है जो कुछ कहना चाहती है। एक वाकया है कि इस कहानी को लिखने का जो बीज पड़ा था वो एक कहीं मैं रिश्तेदारी में गई थी, एक छोटी सी लड़की बैठी थी, 21-22 साल की होगी। तो मैंने उससे पूछा क्या करती हो, तो बोले मैंने अभी बीए किया है। मैंने कहा आगे क्या कर रही हो, कुछ जॉब वगैरह करना है, कहाँ कुछ सोचा है? तो बोले नहीं बस अभी मैंने बीए कर लिया है, आगे अभी तो मम्मी पापा ने मना कर दिया। तो वो रास्ते उनके लिए वहां भी बंद होते हैं।
और वो चीजें मेरे मन में चलती रही। अच्छा, उसकी मम्मी बगल में बैठी है और वो बिल्कुल निर्विकार है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बेटी किस तरह से बोल रही है, किस तरह उसके मन में क्या है, उससे पूछें। तो मुझे ये लगा कि हम सच में बहुत बड़ा भ्रम अपने आसपास बना के रखते हैं, अपने एक इमेज बनाए रखने के लिए। बहुत सारे पात्र हैं, जैसे तस्वीर जो नहीं दिखती की पात्र है, वो तो बहुत पढ़ी लिखी पात्र है, लेकिन फिर भी वो खुलकर उस व्यक्ति से जो उसका जीवन साथी है, उससे जो उसका कभी दोस्त रहा है, उससे जिसके साथ उसने अपने संघर्ष, अपने प्रगति के लिए जो भी उसने रास्ते तय किए वो साथ निकाले हैं, लेकिन फिर भी वो वहां नहीं बोल पाती। तो अगर हम लिख रहे हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम उनके मनोभावों को लिखें, उनके जो अनकही चीजें हैं उनको हम सामने लेकर आए, क्योंकि ये शब्द देना जरूरी है। जब तक ये शब्द नहीं दिए जाएंगे तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, उसे समझा नहीं जाएगा। और इसीलिए शायद इसका शीर्षक मैंने रखा था कि तस्वीर जो नहीं दिखती। इसके पीछे भी एक कहानी है कि इंदौर की एक कमिश्नर थी नगर निगम की, जो अपनी डिलीवरी के 10 दिन बाद उन्होंने अपनी सर्विस ज्वाइन की थी। तो वो चीज बड़ी चर्चित हुई थी, लेकिन उसके पीछे की क्या पीड़ा है, क्या विवशता है, क्या कितनी सारी उम्मीदें उस स्त्री के ऊपर लाद दी गई हैं, उसके अपने खुद के संघर्ष हैं, अपनी खुद की जिजीविषा है, एक उसके सपने हैं। तो वो सब चीजों को हम नहीं देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, हम ऐसा समाज नहीं बना रहे हैं कि जहाँ एक महिला अगर मातृत्व के लिए कुछ समय के लिए परिदृश्य से बाहर होती है, तो वो जब वापस आए तो आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है कविता जी। जैसा आवाज आपने आपकी, कहा। हाँ अब सही। हाँ, तो जैसा कि हम कहते हैं कि प्राइवेट जॉब में भी हमने सब सब चीजों की व्यवस्थाएं कर दी हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी उनको वो सम्मान, वो पोजीशन वापस मिलती है? तो इन चीजों को शब्द देना मुझे जरूरी लगा। और साथ में वो अंतर्द्वंद, वो घुटन जो हम किसी से कह नहीं पाते हैं। जहां तक मैं बात करूं अंतिम प्रश्न की, कहानी की आपने बात की, तो हमारी लड़कियां, हमने उनको संस्कार दिए, हमने उनके लिए सीमाएं तय की। सीमाएं लड़कों के लिए भी तय होती हैं, कम या ज्यादा, उसके बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन जरूर होती हैं। पर क्या हम उनको वो माहौल दे सकते हैं जहां वो अपने मन की घुटन, अपने मन के द्वंद अपने परिवार से शेयर कर सकें? वो हम नहीं दे पा रहे हैं। और यही कहानियों का उद्देश्य है कि अगर मेरी कहानियां पढ़ के कोई पाठक ये समझ पाए कि इन भावनाओं को, इन द्वंद्वों को शब्द देना चाहिए, इतना हमें माहौल को खुला रखना चाहिए, हमारे रिश्तों को इस मुकाम पे पहुंचाना चाहिए जहां हम अपनी बात को निर्द्वंद होकर कह सकें। तो मेरी कहानियों की यही सार्थकता है। बाकी अपूर्वा जी ने, आशुतोष जी ने और वंदना जी ने बहुत विस्तार से मेरी कहानियों पे बात की और उनके पीछे के मर्म को समझा, उसे पाठकों के लिए खोला। उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करूंगी कि इस चर्चा के बाद पाठक इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, वंदना जी, आशुतोष जी और अपूर्वा जी। बहुत अच्छी बात है आज के कहानी संग्रह पे। जो तस्वीर हम नहीं देख पाते हैं, जो अंतर्द्वंद हम नहीं देख पाते हैं, या फिर देखते हैं तो उसे अनदेखा करते हैं, भ्रम की स्थिति में रहते हैं, वो आज कविता जी के लेखन के माध्यम से हमारे बीच है। सही है कि स्त्रियां स्वतंत्रता की राह जब चुनती हैं तो उनकी कठिनाइयां, उनकी चुनौतियां वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ जाती है, उनके रास्ते दुर्गम हो जाते हैं। कई स्त्रियां या लड़कियां उन चुनौतियों को पार करके आगे तो बढ़ जाती है, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो वो हार मानकर हाशिए पे भी चली जाती है। और इस सच को हम स्वीकार करते हैं, करना पड़ेगा।
100 महिलाएं अगर संघर्षरत है तो कोई जरूरी नहीं कि 100 की 100 सफल ही है, कई हार भी मान जाती है। और हमारे लेखन के द्वारा उनका मनोबल बढ़ाना है, उनको हाशिए पर जाने से बचाना है। वो जो भ्रम की स्थिति है, जो अनदेखे पहलू है, वो हमारे लेखन के माध्यम से ही सामने आ सकते हैं। और इसकी पहल मुझे लगता है कविता जी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से किया है। और बहुत ही अच्छा शीर्षक इन्होंने रखा है कि तस्वीर जो नहीं दिखती, जिसे हम नहीं देख पाते, अनदेखा करते हैं, उस पे चर्चा होना, उस पे लिखा जाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आभार मैम आपका, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण पुस्तक पर आज परिचर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी गहनता से इस पर अपनी बात रखने के लिए। मैं रेखा भारती अटूट बंधन परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जो हमें शिद्दत से सुन रहे हैं। और इस पुस्तक परिचर्चा में आपने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। सभी को नमस्कार।